मेरठ की एक गली बिल्कुल आम सी दिखती है, लेकिन मार्च 2025 में वहां कुछ कुछ गड़बड़ होने लगी थी। हाँ, एक अजीब सी बदबू, बहुत तेज। शुरू में तो लोगों ने सोचा होगा कोई जानवर मर गया होगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही सोचते हैं लोग। लेकिन वो बदबू बढ़ती ही जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी कि बर्दाश्त के बाहर हो गई और फिर बात पहुंची पुलिस तक। और जब पुलिस आई तो उनका ध्यान गया एक घर के बाहर रखे नीले रंग के ड्रम पर। सीमेंट से भरा हुआ ड्रम, बहुत भारी। हाँ, और जब उसे खोला गया तो सबके होश उड़ गए। सीमेंट के अंदर जैसे एक कब्र खोदी गई हो। और उसमें एक इंसानी शरीर था, कई टुकड़ों में कटा हुआ। उफ। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसकी जड़ें शायद प्यार में थीं, धोखे में थीं और नशे में भी। हाँ, एक पत्नी जिसने अपने ही पति को मारा। सिर्फ मारा नहीं, उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे सीमेंट के ड्रम में छुपा दिया। ये मेरठ का वो केस है जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, सौरभ राजपूत मर्डर केस। किरदारों को समझना जरूरी है यहाँ। एक है सौरभ राजपूत, जिसने प्यार किया, परिवार के खिलाफ जाकर शादी की मुस्कान त्यागी से। बेहतर भविष्य के लिए लंदन भी गया। लेकिन जब लौटा तो उसे मौत मिली, अपने ही घर में। दूसरी किरदार मुस्कान त्यागी, सौरभ की पत्नी, जिसने कभी सौरभ के लिए सब छोड़ा था, ऐसा कहा जाता है। पर वक्त के साथ मोहब्बत शायद नफरत में बदल गई। और तीसरा है साहिल शर्मा, मुस्कान का पुराना दोस्त, जो बाद में उसका प्रेमी बना और इस जुर्म में साथी भी। हाँ, ये कहानी रिश्तों के बहुत ही उलझे हुए और कह सकते हैं कि खतरनाक पहलू दिखाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस मामले की परतें खोलें। बिल्कुल, देखें कि ये प्रेम कहानी इतने भयानक अंत तक पहुंची कैसे, कहाँ गाड़ी पटरी से उतरी और जांच में क्या-क्या सामने आया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सौरभ और मुस्कान, 2016 में शादी, परिवार राजी नहीं था। तो मतलब शुरुआत में रिश्ता मजबूत रहा होगा, तभी इतना बड़ा कदम उठाया। लगता तो यही है। फिर वो लंदन चले गए, एक अच्छी जिंदगी का सपना लेकर। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हाँ, सपना तो था, लेकिन हर सपना हकीकत नहीं बन पाता है ना। सुनने में आया है कि लंदन जाने के कुछ टाइम बाद ही उनके रिश्ते में तनाव आने लगा था। झगड़े? हाँ, बहसें, रोज की नोकझोंक, और धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ गंभीर होती गईं। रिश्ता बिगड़ रहा था। बिल्कुल। और इसी दौरान जब मुस्कान शायद अकेली थी, या कह सकते हैं भावनात्मक रूप से दूर हो रही थी सौरभ से, तब एंट्री हुई साहिल शर्मा की। हाँ, पुराना सहपाठी था मुस्कान का। तो ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? जानकारी तो यही कहती है कि ये दोस्ती से आगे बढ़ गया। साहिल पहले दोस्त बना, सहारा बना और फिर प्रेमी। लेकिन ये सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं थी, इसमें एक और एंगल था। और वो क्या था? नशा। जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल दोनों ड्रग्स लेते थे, मॉर्फिन, मैरिजुआना, इस तरह के पदार्थ। ओह, ये तो मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। बिल्कुल, नशे की लत वो सोचने समझने की ताकत छीन लेती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है, और इंसान को शायद ऐसे कामों की तरफ धकेल सकती है जो वो होश में कभी ना करे। हाँ, तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये उनके रिश्ते, उनके जुनून और शायद बाद में उनके इरादों को समझने में एक अहम कड़ी हो सकती है। तो मतलब एक तरफ सौरभ लंदन में और यहाँ मेरठ में मुस्कान और साहिल का रिश्ता नशे और जुनून के साए में परवान चढ़ रहा था। बिल्कुल। फिर आया मार्च 2025, कहानी का टर्निंग पॉइंट। सौरभ वापस आ रहा था लंदन से। हाँ, और ये खबर मुस्कान और साहिल के लिए शायद खतरे की घंटी थी। उन्हें डर लगा होगा कि सब कुछ खुल जाएगा। ऐसा लगता है कि सौरभ के आने से उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, उनका रिश्ता, उनका ये राज सब सामने आ जाएगा। और शायद ये डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने फैसला कर लिया सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला, यानी हत्या। जी। क्या ये गुस्से में हुआ या कोई प्लानिंग थी? जांच तो इशारा करती है कि ये प्लान किया गया था। पहला कदम क्या था? सौरभ को बेबस करना। जानकारी ये है कि घर आने के बाद उसे किसी पीने की चीज में, शायद कोल्ड ड्रिंक या कुछ और, नशे की दवा मिलाकर दी गई, ताकि वो अपना बचाव ना कर सके। हाँ, और इसके बाद साहिल भी घर आ गया। और फिर उस रात जब सौरभ शायद नशे के असर में था, आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकुओं से उस पर कई वार किए। इतने वार कि उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी लाश को ठिकाने लगाना। हाँ, बिना कोई सबूत छोड़े, ऐसा कि किसी को शक भी ना हो। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा भयानक होता जाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि हत्या के बाद उन्होंने जो किया
वो शायद हत्या से भी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। क्या किया उन्होंने? पहले सोचा शायद किसी बड़े सूटकेस में डालकर कहीं फेंक दें, लेकिन सुनने में आया कि लाश सूटकेस में फिट नहीं हुई। तो उन्होंने लाश के टुकड़े करने का फैसला किया। हे भगवान! और इसके लिए वो बाजार गए, नए औजार खरीदे, चाकू, उस्तरे। ये सोचना भी मुश्किल है। टुकड़े करने के बाद वो नीला ड्रम कब आया पिक्चर में? टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए नया प्लान बनाया। बाजार से एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। और सीमेंट? हाँ, सीमेंट की बोरियां भी खरीदी। फिर ड्रम के अंदर पहले सीमेंट डाला, एक परत बनाई। हाँ, फिर उसके ऊपर लाश के टुकड़े रखे और फिर ऊपर तक सीमेंट से भर दिया। मतलब एक पक्की कब्र बना दी ड्रम के अंदर। बिल्कुल, इरादा साफ था, लाश को हमेशा के लिए छुपा देना। न शरीर मिलेगा न सबूत। इतना सब करने के बाद तो कोई भी डल जाएगा, अपराध बोध होगा, लेकिन मुस्कान और साहिल ने जो किया वो तो बिल्कुल उल्टा था। हाँ, ये इस केस का बहुत ही अजीब पहलू है। इतना भयानक काम करने के बाद, सबूत मिटाने के बाद वो डरे सहमे नहीं बैठे। क्या किया उन्होंने? वो घूमने निकल गए, शिमला, मनाली, कसौल, छुट्टियां मनाने। क्या? छुट्टियां मनाने? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, और सिर्फ घूमने नहीं गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली, होली खेलते हुए सेल्फी ली। ये कैसे मुमकिन है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो कई वजह हो सकती हैं। शायद अपराध बोध से बचने का तरीका हो, एक तरह का इनकार कि कुछ गलत हुआ भी है। या फिर दुनिया को दिखाने की कोशिश कि सब नॉर्मल है। हाँ, ताकि किसी को शक न हो। कुछ एक्सपर्ट्स इसे अपराध के बाद की एक तरह की ठंडक या असंवेदनशीलता भी कहते हैं, जो शायद नशे या उनकी मानसिक स्थिति का नतीजा हो। ये विरोधाभास ही इस केस को और उलझा देता है। बिल्कुल, कैसे कोई इतने वहशी काम के बाद इतना सामान्य दिखने की कोशिश कर सकता है? लेकिन ये नाटक, ये प्लान ज्यादा दिन चला नहीं। नहीं, जब वो घूमकर मेरठ वापस आए तब तक हकीकत सामने आने लगी थी। बदबू? हाँ, वो बदबू जिसे वो सीमेंट में दबाना चाहते थे, वो बाहर आने लगी थी। घर से, खासकर उस नीले ड्रम के पास से, बहुत तेज बदबू। और फिर 18 मार्च को उन्होंने ड्रम हटवाने के लिए मजदूर बुलाए। मजदूरों ने कहा कि ड्रम बहुत भारी है, हिल भी नहीं रहा। और इसी बीच पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी। हाँ, लगातार आ रही बदबू की वजह से पुलिस मौके पर पहुंची। और उनका शक सीधा उस ड्रम पर गया होगा। बिल्कुल, भारी ड्रम, उससे आती बदबू, शक गहरा गया। और जब पुलिस ने उस नीले ड्रम को खोला तब सच सामने आ गया। हाँ, अंदर का मंजर देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सीमेंट में दबे हुए इंसानी शरीर के टुकड़े। मेरठ का वो सनसनीखेज सच अब सबके सामने था। इसके बाद तो जाहिर है मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हुए होंगे। फौरन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मुस्कान और साहिल गिरफ्तार, हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज हुआ। जेल में उनकी क्या हालत थी, कुछ पता चला? जानकारी के मुताबिक उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया और नशे की लत के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी, विड्रॉल सिम्टम्स जिसे कहते हैं। पुलिस ने जांच कैसे आगे बढ़ाई? सबूत जुटाना कितना मुश्किल रहा होगा? पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। एक बहुत डिटेल्ड चार्जशीट बनाई, करीब 1000 पन्नों की। 1000 पन्ने? हाँ, उसमें 34 लोगों को गवाह बनाया गया और सबूत के तौर पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गईं। जैसे? घटनास्थल से मिले सैंपल, सीसीटीवी फुटेज, शायद उन दुकानों की जहां से ड्रम, सीमेंट या वो औजार खरीदे गए, मुस्कान और साहिल के कॉल डिटेल्स, लोकेशन, खरीदारी की रसीदें, ये सब परिस्थितिजन्य सबूत थे। परिस्थितिजन्य सबूत मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये क्या होता है? हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये वो सबूत होते हैं जो सीधे सीधे ये नहीं बताते कि खून किसने किया, लेकिन ये कड़ियों को जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे दुकान के सीसीटीवी में आरोपी का ड्रम खरीदते दिखना, ये सीधे खून साबित नहीं करता, पर ये लाश ठिकाने लगाने की कहानी से जुड़ता है। समझे। कॉल डिटेल से पता चलता है कि घटना के वक्त कौन कहाँ था, किससे बात कर रहा था, ये सब मिलकर एक चेन बनाते हैं। खासकर जब कोई सीधा चश्मदीद गवाह ना हो। बिल्कुल। पुलिस ने ऐसे ही सबूतों की एक मजबूत चेन बनाने की कोशिश की। तो पुलिस ने केस बना दिया, अब मामला कोर्ट में है, वहां क्या चल रहा है? हाँ, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान कई अहम गवाहियां हुई हैं। जैसे कि? जैसे वो दुकानदार जिसने मुस्कान को सीमेंट बेचा था, उसने कोर्ट में मुस्कान को पहचान लिया। ये तो बड़ा सबूत हुआ अभियोजन के लिए। बिल्कुल, ये सीधे मुस्कान को सबूत मिटाने की कोशिश से जोड़ता है। और सौरभ के परिवार वाले, उनकी गवाही? हाँ, और वो शायद बहुत ही मार्मिक पल रहा होगा जब सौरभ की माँ गवाही देने आई और उन्होंने कटघरे में अपनी बहू मुस्कान को देखा,
एक आरोपी के तौर पर। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई होंगे। बिल्कुल, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। ये दिखाता है कि इस अपराध ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि रिश्तों को, भरोसे को, एक पूरे परिवार को तोड़ दिया। बहुत दुखद। तो अब आगे क्या? फैसला कब तक आ सकता है? ये सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं। सजा क्या हो सकती है ऐसे मामलों में? ये बहुत गंभीर अपराध है। इसमें उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है। कोर्ट सारे सबूतों, गवाहियों और परिस्थितियों को देखकर ही फैसला सुनाएगी। तो ये थी मेरठ के उस नीले ड्रम हत्याकांड की कहानी। प्यार से शुरू हुई और नफरत, धोखे, नशे के रास्ते चलकर एक भयानक अपराध पर खत्म हुई। हत्या, लाश के टुकड़े, सीमेंट में दफनाना, फिर छुट्टियां मनाना और फिर पकड़े जाना। किसी फिल्म जैसा लगता है, पर ये हकीकत है। हाँ, वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में भी सवाल उठाया गया है, क्या प्यार वाकई अंधा होता है, या फिर जब लालच, नशा, जुनून, डर ये सब मिल जाते हैं तो इंसान हैवान बन जाता है। ये केस मानवीय रिश्तों की उलझनों, नशे के खतरनाक असर और अपराध के पीछे की सोच पर कई सवाल खड़े करता है। और आखिर में जहन में वो नीला ड्रम रह जाता है, एक डरावनी याद की तरह। शायद मेरिट की यादों में वो ड्रम हमेशा रहेगा, एक चेतावनी की तरह। और ये सवाल भी कि हम किस पर भरोसा करें और कौन हमारे लिए कब्र खोदने को तैयार बैठा है।